Hi, this is CA Firoz. Today we are going to discuss very important topic regarding 194T. ये नया सेक्शन है जो इनकम टैक्स वालों ने एप्लीकेबल किया है फ्रॉम द बजट 2024 और जो इसकी एप्लीकेबिलिटी है 1 अप्रैल 2025 से। 194T कहता है कि अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म है और अपने पार्टनर को सर्टेन पेमेंट करते हैं तो आपको उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है। इसी के बारे में आज हम समझेंगे। यहाँ पर हम समझेंगे किस तरह के पेमेंट पर ये टीडीएस एप्लीकेबल है और दूसरी चीज हम समझेंगे अगर टीडीएस एप्लीकेबल हो गया है तो वो किस रेट से एप्लीकेबल होगा और उसकी क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है। इसके बाद हम समझेंगे व्हेन टू डिडक्ट टीडीएस मीन्स हमें टीडीएस किस वक्त काटना है, क्रेडिट करते समय या पेमेंट करते समय। इसके बाद में लास्टली वी विल डिस्कस रिगार्डिंग सम प्रैक्टिकल इम्पैक्ट, यानी हम ये समझेंगे कि इस सेक्शन के आने से फर्म और पार्टनर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। पहली स्लाइड में हम समझेंगे कि किस तरह के पेमेंट के ऊपर फर्म को टीडीएस काटना है। पहला इसमें आप देख रहे हैं सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन और बोनस, यानी इस तरह के रेम्युनरेशन पे आपको आपकी फर्म को टीडीएस काटना मैंडेटरी है। साथ ही साथ इसमें एक चीज और एडअप की गई, इंटरेस्ट ऑन एनी अकाउंट, यानी अगर आपकी फर्म में ऐसा कोई अप्रोच है कि उसके इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट पे इंटरेस्ट देने का भी प्रोविजन है, यानी अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी प्रोविजन है तो उसके ऊपर भी टीडीएस आपकी फर्म को डिडक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह लोन अकाउंट में भी अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, यानी आपकी फर्म जो इंटरेस्ट पे कर रही है उसके ऊपर भी टीडीएस एप्लीकेबल है। यहाँ पे आपको लिए ये समझना जरूरी है कि जो फर्म है वो जो प्रॉफिट शेयरिंग के तौर पर अपने पार्टनर्स को देता है तो उसके ऊपर कोई भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। साथ ही साथ अगर रिपेमेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी कैपिटल कंट्रीब्यूशन का अगर आप रिपेमेंट फर्म कर रही है या रूटीन ड्राइंग कर रहे हैं पार्टनर्स तो इसके ऊपर भी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं। इस स्लाइड में हम समझेंगे टीडीएस रेट एंड लिमिट। नॉर्मली 194 टी में जो टीडीएस रेट है 10% है। साथ ही साथ जो इसकी थ्रेशोल्ड है 20,000 पर एनम पर पार्टनर, यानी एक बंदे के ऊपर, एक पार्टनर के ऊपर 20,000 की एग्रीगेट लिमिट है इन ए फाइनेंशियल ईयर। अगर उसको क्रॉस करता है तो ही आपके ऊपर जो टीडीएस की लाइबिलिटी आपकी फर्म के ऊपर होगी 10%। अब ये आपने बात समझ ली कि किस तरह के पेमेंट के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल है और टीडीएस का रेट क्या है, उसकी थ्रेशोल्ड क्या है। इसके बाद हम समझेंगे अब तो टीडीएस की लायबिलिटी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी, साथ ही साथ उसकी टीडीएस कब डिडक्ट करें यहाँ पे ये समझते हैं। टीडीएस डिडक्ट करने के लिए हमें ये समझना है क्रेडिट डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर, उस बेसिस पे हमें टीडीएस डिडक्ट करना है। क्रेडिट क्या होता है, अगर पार्टनर्स को कोई पैसा इन कैश नहीं कर रहे हैं, यानी उसको कैश में ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपके उन्होंने आपके अकाउंट में यानी पार्टनर्स के अकाउंट में एक एंट्री पास कर दी है क्रेडिट की, या पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट की एंट्री पास कर दी है तो ही एज इक्वल टू पेमेंट होता है। तो इसको भी कंसीडर किया जाता है। ये क्रेडिट का टाइम जब भी एंट्री करेंगे उसी एंट्री के टाइम, जब जिस डेट में एंट्री करेंगे आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वो डेट ही क्रेडिट डेट कहलाएगी। वो क्रेडिट डेट और साथ ही साथ जिस डेट में आप पेमेंट कर रहे हैं एक्चुअल बेसिस पे वो पेमेंट डेट होगी। विच यूर अर्लियर, जो डेट पहले होगी उसके अकॉर्डिंग आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। और जैसे ही टीडीएस आपने डिडक्ट किया एज पर नॉर्मल कंसर्न वी नीड टू सबमिट टू गवर्नमेंट विद इन 7 days इन फॉलोइंग मंथ। इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट लेकर चलना है। अब हमने समझ लिया यहाँ पर व्हेन टू डिडक्ट। इसके बाद हम समझेंगे प्रैक्टिकल सिनेरियो। जैसा कि हम बात करते हैं कि ये 194 टी जो आया है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पार्टनर्स क्या होता है जो फ्रीक्वेंटली विड्रॉल करते थे फर्म से, अब वो फ्रीक्वेंटली विड्रॉल नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके ऊपर टीडीएस की लाइबिलिटी आ जाएगी फर्म के ऊपर और कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, वो उतना कैश फ्लो स्टक हो जाएगा। साथ ही साथ जो फर्म है, जो भी फर्म है जो टीडीएस डिडक्ट करेगी उसके लिए टीडीएस के कंप्लायंस उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे, मंथली पेमेंट और क्वार्टरली उसको रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा। ये सारे कॉन्सेप्ट उसको फॉलो करने पड़ेंगे। साथ ही साथ अगर फर्म डिडक्ट करने में कोई चूक करती है तो अभी
इस लॉ में ऐसा नहीं आया कि उसको 30% डिसअलाउ करेंगे, यानी पूरा पूरा अलाउ हो जाएगा, लेकिन ये नॉन कंप्लायंस ऑफ टीडीएस कहलाएगा। साथ ही साथ हम यहाँ ये समझते हैं रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स, यानी यहाँ पे रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स कैसे निकालें, क्योंकि आपको पता है सेक्शन 40 भी एप्लीकेबल होता है। जब तक आपका बुक प्रॉफिट नहीं निकलेगा तब तक जो एक्चुअल रिम्यूनरेशन अलाउेबल है वो नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सजेशन है कि आपको जो विड्रॉल करना है, आप रिम्यूनरेशन पूरा कैलकुलेट करें या रेंट पे तो ही विड्रॉल करें, क्योंकि अदरवाइज आप मिड वे में अगर विड्रॉल करते हैं, हो सकता है वो रिम्यूनरेशन का पार्ट ना हो, तो भी आपको आपकी फर्म को टीडीएस आपके बिहाफ पे जमा करना पड़ेगा, आपकी जो रिसीविंग होगी वो कम होगी। फिर एट द तो इस बात का ध्यान रखना है, ये मेरा हम्बल सजेशन है कि आपको जो रिम्यूनरेशन जो भी विड्रॉल करना है एट द ईयर एंड करना है, जब आपका बुक प्रॉफिट डिटरमाइन हो जाए। और साथ ही साथ आपको जो इंटरेस्ट की जो टीडीएस जमा करना है आपकी फर्म को, वो मंथली बेसिस पे जमा करना है, क्योंकि वो इंटरेस्ट क्या होता है, क्रेडिट बेसिस पे होता है। तो वो क्रेडिट बेसिस पे मंथली बेसिस पे उसकी एंट्री आपको अकाउंट फॉर करनी है, और साथ ही साथ उसके टीडीएस का ध्यान रखना है। ये हुआ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो यहाँ पे आपने समझ लिया क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, क्या एक्चुअल लॉ ने कहा है, सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। फर्दर इफ यू हैव एनी, यू नीड एनी क्लेरिफिकेशन, प्लीज कनेक्ट अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।